चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज फिर हम एक नए सेशन के साथ स्टार्ट है दोस्तों, द हिंदू एडिटोरियल, जिसका हमेशा एक ही पर्पस रहता है कि आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स, आपकी वोकैबुलरी और आपकी नॉलेज तीनों कंसीडर किए जाएं दोस्तों। और कितना अच्छा लगे कि जब आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ आपकी ग्रामेटिकल स्किल्स का टेस्ट भी हो जाए दोस्तों। बिल्कुल सही सुना आपने। मतलब पढ़ते पढ़ते ही आपके एरर्स को भी जस्टिफाई किया जाए, आपके कॉम्प्रिहेंशन को भी इम्प्रूव किया जाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं सीईटी नौकरी चैनल। तो दोस्तों, एक्चुअल में जब भी किसी स्टूडेंट से बात करते हैं तो एक चीज हमेशा क्लियर होती है कि सर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता तो हूँ, समझ तो जाता हूँ, लेकिन मैं एरर नहीं समझ पाता हूँ। अब एग्जाम में दो इशू आते हैं ग्रामर के। एक तो आपका आता है एरर्स और एक आता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। और अगर हम कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स पे जाएं तो हमारे पास एक आता है कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल। सो दोस्तों, इन सब को मिक्स करते हुए हम द हिंदू एडिटोरियल देखेंगे दोस्तों। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो आपको ये रियलाइज कराएगा कि कैसे कवर करना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको टाइटल नजर आ गया दोस्तों, वार्मिंग टाइज ऑन भूटान चाइना रिलेशंस एंड इंडियाज कंसर्न। वो कह रहा है कि वार्मिंग टाइज मतलब मधुर होते हुए संबंध। अब आप कहेंगे सर, वार्म का मतलब तो गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर एक फ्रेज के रूप में है दोस्तों, अभी उसको भी डिस्कस करेंगे। और भूटान और चाइना, तो इससे पहले हम एक काम करते हैं छोटा सा। हम अपना एक जो हमारा मैप है पहले उसको कंसीडर कर लेते हैं दोस्तों, जिससे ये आपके लिए कंसेप्ट इजी हो जाएगा, काफी हेल्पफुल हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं कि हम कैसे उसको समझ पाते हैं। सो दोस्तों, ये इंडिया का मैप है और ये इंडिया की ही स्टेट्स हैं, ये जो आप नजर आ रही हैं आपको, जो जिसे हम सेवन सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, ये छोटा सा एक रास्ता सा जा रहा है बीच में से, और इधर बांग्लादेश है और इधर भूटान है और इधर चाइना। अब एक्चुअल में क्या है कि भूटान का आज तक तो चाइना के साथ कोई लिंक था नहीं, मतलब पॉलिटिकल लिंक। अब वो होने जा रहा है। तो उससे ऑब्वियसली जब चाइना और भूटान के बीच में कुछ ऐसा रिलेशन डेवलप होता है तो इंडिया के लिए थोड़ा सा कंसिडर करने की जरूरत है। और कंसिडर के साथ साथ मैं एक वर्ड और ऐड करूंगा, थोड़ा सा वरी वाला इशू भी है। चलिए, तो दोस्तों, आज हम इस टाइटल में डिस्कस करने जा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारा कंसेप्ट है, ग्रामेटिकल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, एरर्स, वोकैबुलरी, इन सब चीजों पे फोकस करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट। चलिए, दोस्तों, जैसे ही हमने एक अभी वर्ड डिस्कस करा वार्म, तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ कंसर्न थे, वो भी प्लीज। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो मैं हमेशा हर क्लास में आपसे उम्मीद करता हूँ, यू मस्ट कैरी रजिस्टर और पेन विद यू, सो दैट इट विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर नॉलेज। एक्चुअली में क्या होता है, हम सुन लेते हैं, सुनने के बाद फिर हम भूल भी जाते हैं, और यही सबसे ज्यादा इशू आता है दोस्तों। पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास रजिस्टर और पेन होना चाहिए दोस्तों। थोड़ा सा फोकस करिएगा। पहला आपको कुछ फ्रेजेस हैं जो वार्म वर्ड से यूज किए गए हैं। देखिएगा, पहला वार्म वेलकम। अब देखिए, अब आप कहीं यहाँ किसी को गर्म वेलकम नहीं कर रहे हैं, तो मैंने कहा ना कि वार्म के मीनिंग क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। दूसरा वर्ड देखते हैं, वार्म हार्टेड। भाई, उसका जो दिल है काफी अच्छा है, मतलब वो हमेशा कोर्डियल बिहेवियर करता है। वार्म अप, ये तो पता ही है आपको, वार्म अप करना होता है जब मैच खेले जा रहे हैं, तो कहा जाता है कि कोहली और रोहित शर्मा जो है वार्म अप कर रहे हैं। चलिए, मैच की बात याद आई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि अब हम धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप चल रहा है और हम सुपर फोर में आ जाएंगे दोस्तों। चलिए, और इसके बाद वार्म स्माइल। एक स्माइल होती है सटायरिकल, ताना मारते हुए, और एक होती है वार्म अप, वार्म वाली स्माइल, मतलब जो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील करवा रही है दोस्तों। आगे उसका मीनिंग लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी सेंस में ही है। और एक वार्म क्लाइमेट। कई बार होता है ना कि भाई हमारे एरिया में ठंड बहुत बढ़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि दादाजी को आप ऐसी जगह ले जाएं जहाँ थोड़ा सा टेम्परेचर हॉट हो, तो आप उसको वार्म क्लाइमेट कहते हैं दोस्तों। तो ये था छोटा सा कंसर्न, जिससे शायद आपको ये क्लियर हुआ होगा। और दूसरा इशू जो हमें समझने की जरूरत है इस टाइटल के अंदर, वो समझने की कोशिश करते हैं। वार्मिंग तो हो रही है किसके बीच में, भूटान और चाइना के बीच में। और यही इंडिया के कंसर्न भी है। कंसर्न का मतलब मतलब आप कहें तो उसका इशू भी है और चिंताएं भी हैं। लेकिन हमेशा हिंदू की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। हमेशा वो एक लाइन जरूर ऐसी देता है जो कंक्लूजन भी देती है। तो वो कहता है कि इंडिया मस्ट अंडरस्टैंड भूटान रीजनिंग। अब ये आपका सब्जेक्ट रीजनिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब लॉजिकल और तार्किक बेस्ड की बात कर रहा है। इन थिम्फू स्टॉक विद चाइना। अब थिम्फू क्या है, जैसे इंडिया के लिए हम बात करते हैं
तो हम कहते हैं न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली बात करेगा, न्यू दिल्ली का मतलब यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है। सो राजधानी के अंदर ही सभी देशों की गवर्नमेंट होती है, तो वहाँ की जो कैपिटल होती है उसी को डिनोट किया जाता है जब हम किसी कंट्री की बात करते हैं। तो न्यू दिल्ली बात करेगा थिम्पू से, थिम्पू का मतलब हो गया भूटान। बीजिंग से बात करेगा तो वो बात होगी चाइना की दोस्तों। तो ये वो कंसर्न था, कोई नाम नहीं है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब दूसरा फ्रेज आ गया दोस्तों हमारे पास, कोल्ड फ्रेज। ध्यान से देखिए, कोल्ड से रिलेटेड, क्योंकि वार्म सीख रहे हैं तो कोल्ड को छोड़ नहीं सकते दोस्तों। पहला आ गया कोल्ड शोल्डर। भाई कोल्ड शोल्डर, अब ऐसा नहीं है कि उसका जो कंधा है वो ठंडा हो गया, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो कहता है शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर। मतलब मान लेते हैं कि अजय और गीता में लड़ाई हुई, तो गीता ने, अजय और गीता में थोड़ी सी कहा सुनी हो गई, तू मैं हो गई। तो उसके बाद उन्होंने उसको कोल्ड शोल्डर दिया। कोल्ड शोल्डर का मतलब रूखा बिहेव करना। तो शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर एंड डिडंट स्पीक टू हिम, और उससे बात ही नहीं करी अजय से। चलिए दूसरा, कोल्ड हार्टेड। द विलेन इन स्टोरी वाज पोर्ट्रेड एज अ कोल्ड हार्टेड। बड़ा मतलब निर्दयी दिखाया गया। देखा होगा जब भी किसी विलेन की एंट्री होती है तो पहले वो दो लोगों को गोली मारता है, थोड़ा सा ऐसे वर्ड्स यूज करता है जिससे हमें मूवी देखते हुए हमें ये लगे हाँ भाई ये विलेन ही होगा, क्योंकि इसके अंदर एम्पैथी नहीं है, इसके अंदर एक सिंपैथी जैसा शब्द नहीं है। चलिए, और कोल्ड फीट, ही गॉट कोल्ड फीट, मतलब वो बिल्कुल जम गया, कोल्ड फीट हो गया, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, इधर जाए या इधर जाए। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, फ्रेज यूज किया जाता है, कोल्ड फीट। और कैच अ कोल्ड, ये तो हमें पता ही है, विंटर स्टार्ट हो गई, अक्टूबर की 26 चल रही है दोस्तों, तो विंटर स्टार्ट हो गया, तो उसको जल्दी क्या होता है, मुझे भी हल्का हल्का सा थोड़ा सा फीवर है, तो कैच अ कोल्ड, ठंड लग गई, यही इसका मतलब होता है दोस्तों। तो एग्जांपल देता है, इफ यू डोंट वियर अ जैकेट यू माइट कैच अ कोल्ड इन दिस चिली वेदर। चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा फ्रेज आपके लिए, और उम्मीद करता हूँ कि इसी ढंग से बहुत कुछ आने वाला है दोस्तों। बस कॉपी पेन तैयार रखिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे आ गए हम। अब एक बार पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं दोस्तों, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। चलिए दोस्तों, आई होप कि आपने कॉपी पेन तैयार कर लिया दोस्तों। चलिए अब देखिए वो क्या कहता है यहाँ पर। वो कहता है कि ये वीक जो है, विजिट ऑफ भूटान फॉरेन मिनिस्टर टांडी डोरजी टू चाइना। तो एक तो नाम याद होना चाहिए, टांडी डोरजी टू चाइना। इस हफ्ते की जो उनकी विजिट है, वाज अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड मतलब इससे पहले कोई भी भूटान का मिनिस्टर चाइना नहीं गया था। वाज अनप्रेसिडेंटेड ऑन सेवरल लेवल्स, और कई लेवल के ऊपर ये बिल्कुल अभूतपूर्व थी, मतलब इससे पहले हुआ ही नहीं था कुछ। भूटान एंड चाइना डोंट मेंटेन अ डिप्लोमेटिक रिलेशन, वो मेंटेन नहीं करते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन, हाँ घूमने जरूर जाते हैं। हिज विजिट इज द फर्स्ट एवर बाय अ भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर, और उनकी विजिट जो थी वो पहली यात्रा थी किसी भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर की। Moreover, the main purpose was the holding of boundary talks, और मेन मुद्दा क्या था, was the holding of a boundary talks। उस बाउंड्री टॉक जो मतलब दोनों की, जो भी हमने बॉर्डर देखे थे ना, दोनों की सीमाओं से रिलेटेड जो इशू है, उसके ऊपर कोई बातचीत करना, दैट हैवन टेकन प्लेस, जो हुई ही नहीं थी, इन मोर देन 7 ईयर, जो 7 सालों से प्लान था लेकिन हो नहीं पाई थी। द टॉक्स अपीयर टू यील्ड सब्सटेंसिव प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू जॉइंट स्टेटमेंट। और ये जो वार्तालाप है, ये प्रतीत होती है कि इनमें कोई मजबूती दिखाई दे रही है। अपीयर टू यील्ड सब्सटेंसिव, सब्सटेंसिव का मतलब मजबूत, एक अच्छा एडजेक्टिव यूज किया गया। अकॉर्डिंग टू ए जॉइंट स्टेटमेंट, मतलब जॉइंट स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि चाइना की तरफ से भी स्टेटमेंट आई और भूटान के नेता की तरफ से भी स्टेटमेंट आई। तो दोनों एक चीज को कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ मजबूती दिखाई दे रही है उनकी टॉक के बीच में। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपने एक छोटा सा टाइटल तो पढ़ लिया, मुझे तो वैसे पता है आप नकल भी मार लेंगे, लेकिन यहाँ पर छोटा सा कंसर्न। अब मैंने क्या किया, इन्हीं स्टेटमेंट को यूज करते हुए आपके लिए एक छोटा सा मैंने एक एरर डेवलप किया, और मैं उम्मीद करूंगा कि 10 सेकंड के अंदर आप उस एरर को ढूंढ के देखें। इसी लाइन से रिलेटेड एक एरर है, फिर उसको हम समझेंगे भी सही, ताकि आप लाइव एरर को समझ पाएं कि एरर को कैसे समझा जाता है और एग्जामिनर किस ढंग से एरर को फॉर्म करता है। हमारा स्टूडेंट क्या करता है, मार्केट से रट्टा मारने की कोशिश करता है। अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम थोड़े हल्के से करेंगे, धीरे धीरे हम थोड़े एडवांस लेवल के एरर्स भी लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या हुआ यहाँ पर। दिस वीक विजिट ऑफ भूटान फॉरेन मिनिस्टर टांडी डोरजी टू चाइना वाज अनप्रेसिडेंटेड एट सेवरल लेवल्स। तो दोस्तों समझ में तो आ गया होगा, एरर तो मैंने बना ही दिया था यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर एरर जो था वो ये था दोस्तों, वहां पर था अनप्रेसिडेंटेड ऑन सेवरल टॉक्स, भाई बातचीत की गई ऑन सेवरल इश्यूज, एट नहीं,
ऐड तो किसी प्लेस के लिए हम लगाते हैं दोस्तों। ये था एक छोटा सा एरर, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अच्छा होता क्या है जनरली हम इस तरह के क्वेश्चन या थोड़ा सा मुझे आई एम अफ्रेड टू स्पीक या थोड़ा सा थ्रोट प्रॉब्लम है, होर्सनेस भी है, तो दोस्तों थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिएगा। तो पहला एरर हमारा डन हो गया दोस्तों। इसके बाद ये हमारा पहला एरर था, दूसरे एरर को देख लेते हैं दोस्तों। देखते हैं, फिर मैंने कुछ एक कंसर्न दिया ताकि आपकी जो सोच है वो ग्रेजुअली इंप्रूव कर पाऊं मैं। This week's visit of Bhutan's Foreign Minister Tandi Dorji to China was unprecedented on several levels. Bhutan and China don't maintain diplomatic relations. His visit is the first ever by the Bhutanese foreign minister. तो दोस्तों क्या आप ढूंढ पा रहे हैं कि मैंने एरर कहां पर किया है? दोस्तों अगर आप ढूंढ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ढूंढ पाए तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, जिससे आपका मतलब जब आप पढ़ें सुने उसी समय कमेंट करिएगा, बाद में तो फिर आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं 10 सेकंड बाद आंसर देने जा रहा हूँ आपको। चलिए दोस्तों थोड़ा साइड हो जाता हूँ, सॉरी। चलिए दोस्तों छोटा सा आंसर था, देखिएगा। अब अगर यहाँ पैसेज में आए तो आपको एक छोटा सा कंसर्न नजर आएगा, और वो मुझे तो समझ में आ गया कि एरर क्या था। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आया है बाय द भूटनीज फॉरेन मिनिस्टर, हिज विजिट द फर्स्ट एवर बाय। ये देखिए यहाँ पर था किसी एक फॉरेन मिनिस्टर, हम तो अननोन की बात कर रहे हैं, किसी एक फॉरेन मिनिस्टर की पहली ये विदेश यात्रा थी, मतलब चाइना के लिए। और हमने यहाँ पर आर्टिकल कौन सा लगा दिया? बाय द भूटान। इसका नाम फॉरेन मिनिस्टर को जानते हैं, मतलब हमेशा पता है कि यही पहली यात्रा भी इन्होंने की थी। क्लियर हो गया? तो हम तो किसी एक, हम एक अननोन कह रहे हैं भाई, कोई एक मिनिस्टर जो है इस बार चाइना गया था। पहला कोई पहला कोई मिनिस्टर था जो चाइना गया था। क्लियर हुआ? तो ये था दूसरा एक एरर आपका आर्टिकल का दोस्तों। आर्टिकल मुझे मालूम है, सबने पढ़ रखा है, सबको पता होता है कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, लेकिन दोस्तों थ्योरी और प्रैक्टिकल अप्रोच में एक डिफरेंस है, एंड व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, कि जब हम ये समझ पाएं कि यहाँ पर हमने जो एरर समझा है वो क्या हमने जो सीखा है उसको अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए दोस्तों। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। ये आ गया आपकी नेक्स्ट स्क्रीन। चलिए पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं दोस्तों। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस ढंग से हमें न्यूज़पेपर को पढ़ा जा सकता है दोस्तों। बहुत सारे तरीके होते हैं। चलिए अब एक एरर और दिया गया दोस्तों, वही पैसेज वही लाइन है जो आपने अभी पिछली बार पढ़ी थी, वही लाइन है, सेम तीसरा एरर दिया गया, देखिएगा। मोर ओवर का मतलब इसके अतिरिक्त। द मेन पर्पज, जो मेन मुद्दा था, वाज द होल्डिंग ऑफ ए बाउंड्री टॉक्स। मतलब जो बाउंड्री टॉक्स थी उसको होल्ड करना था, उसके ऊपर काम करना था, मतलब बातचीत करनी थी। दैट हैजंट टेकन प्लेस इन मोर देन 7 years, जो 7 साल से नहीं हुई थी। अब ये एक छोटी सी लाइन आपको पेपर में दी गई है। अब आपको क्या लगता है, आपने एरर ढूंढ लिया या नहीं ढूंढा दोस्तों? और अगर नहीं ढूंढा तो जल्दी जल्दी ढूंढ लीजिए दोस्तों। चलिए मैं यहाँ थोड़ा साइड में आ जाता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि एरर आप ढूंढ लेंगे जल्दी जल्दी। चलिए 10 सेकंड मिले हैं, और कमन गाइस हो गया होगा अब तक। चलिए देखते हैं हुआ क्या दोस्तों। अब यहाँ पर अब अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये बात की गई है टॉक्स की। एक होती है टॉक, बातचीत। भाई अजय और विजय के बीच में आज एक टॉक थी, ठीक है, एक टॉक मतलब बातचीत। लेकिन जब बहुत सारे इश्यूज पे एक बातचीत की जाती है उसे टॉक्स कहा जाता है। जनरली ये पॉलिटिकल वर्ल्ड है और ये प्लूरल का काम करता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा आंसर मिल गया दोस्तों मुझे। टॉक्स जो है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन दैट में चला गया है। दैट यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो टॉक्स के अकॉर्डिंग मेरी वर्ब चेंज होगी, तो उससे छोटे छोटे एरर दिए मैंने अभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा लाइव एरर कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। यही टारगेट है कि लाइव एरर को कैसे स्टडी किया जाता है। चलिए दोस्तों आई होप कि ये तीनों एरर समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब वो कहता है यहाँ पर, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। यस, अभी हमारा एक पैसेज आ गया दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एक एक लाइन में आपको आराम से एक्सप्लेन करूंगा, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से चलते हैं। वो कहते हैं इस वीक की विजिट, ये तो पूरा कंसेप्ट अभी हम पढ़ ही रहे थे। और हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था भाई यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। अब वो कहता है कि ये जो टॉक्स हैं, मतलब जो पॉलिटिकल टॉक्स भूटान और चाइना के बीच में, अपीयर टू यील्ड सब्सटेंसिव प्रोग्रेस, प्रतीत होता है कि ये मजबूत हो रही हैं, क्योंकि दोनों की ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी। अब दोनों कंट्रीज हैविंग आल्सो साइंड अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट आउटलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए न्यू जॉइंट टेक्निकल टीम। अब देखिए बहुत अच्छी लाइन बताई है उसने, कहता है कि दोनों कंट्रीज जो हैं वो रख रही हैं एक आल्सो साइन, उन्होंने एक साइन भी किया है।
एक कॉपरेशन एग्रीमेंट के ऊपर आउटलाइनिंग, जो एक उसकी विस्तृत रूपरेखा बताता है, आउटलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए न्यू जॉइंट टेक्निकल। अब देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट देखिएगा जो आपने सीखना था। अब आप सोचेंगे सर यहाँ भी आईएनजी है, यहाँ भी आईएनजी है। अब वो स्टूडेंट फंस गया जिसने आईएनजी का मतलब सिर्फ यही समझा था कि रहा रही है दोस्तों। यहाँ पर जो आईएनजी था दोस्तों, जो पहले वाला आईएनजी था और दूसरे वाले में एक फर्क था दोस्तों, क्योंकि द आर्टिकल था और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आते हैं, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये नाउन हो गया दोस्तों। और पहले वाला जो आईएनजी था वो आपका क्या हो गया दोस्तों, वो पार्टिसिपल हो गया। अब आप कहेंगे सर पार्टिसिपल क्या है, तो दोस्तों धीरे 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 हम इसके ऊपर कंसेप्ट पे भी काम कर रहे हैं। अभी तो हम आज न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। पार्टिसिपल जो है दोस्तों वो भी एक एडजेक्टिव है, करते हुए। इतना समझिए कि आईएनजी वाला एडजेक्टिव जो होता है उसकी हिंदी बनती है करते हुए। आउटलाइनिंग द फंक्शनिंग, वो फंक्शनिंग को आउटलाइन करते हुए, मतलब फंक्शन, अगर मैं फंक्शन लिख देता तो फिर तो कोई शादी का मंडप हो जाता, कोई बर्थडे की पार्टी हो जाती, वो फंक्शन हो जाता। तो फंक्शनिंग मतलब किसी चीज का काम करना, वो फंक्शन हो गया, मतलब उसको हमने जीरेंड बना दिया दोस्तों। तो आप इसे जीरेंड भी कह सकते हैं दोस्तों। चलिए, आउटलाइनिंग द फंक्शन ऑफ न्यू ज्वाइंट टेक्निकल टीम, जो दोनों की एक ज्वाइंट टेक्निकल टीम है, मतलब 10 वहां से आ रहे, 10 वहां से आ रहे, एक अजम्पशन कर रहे हैं फॉर द डीलिमिटेशन। बहुत बढ़िया वर्ड आ गया, डीलिमिटेशन और डीमार्केशन ऑफ द बाउंड्री। मतलब पहले इन दोनों शब्दों को समझ लेते हैं। डीमार्केशन मतलब मान लेते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो एक क्या कहें, बाउंड्री लाइन खींचनी है या वहां पर फेंस लगानी है कि ये हिस्सा भूटान का, ये हिस्सा चाइना का। तो ये तो हो गया डीमार्केशन, जो बड़ा काम होता है पूरे पूरे एरिया को कवर करना, कितने किलोमीटर तक का एरिया, उसके बाद डीमार्केशन करना। और दूसरा डिलिमिटेशन करना, भाई तुम इतने एरिया के अंदर खेती कर लेना, इतने एरिया में तुम यहाँ पर अपना कोई प्लान कर लेना, ये कर लेना, यहाँ पे बाउंड्री होगी। इस तरह से जो आपने लिमिट कर दिया, इतने एरिया में ही कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मत करना। जैसे हम कहें, जब हमारे एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन होते हैं, तो अभी इलेक्शन में दिल्ली के अंदर जो डिलिमिटेशन किया गया, परिसीमन जिसे कहते हैं, भाई इतने एरिया तक ये वाला एरिया रहेगा, मुखर्जी नगर का रहेगा, इतने एरिया तक तिमारपुर वाला एरिया। ये दो एरिया हैं जो दिल्ली के अंदर जहाँ पर हम लोग कोचिंग करते हैं दोस्तों। तो इस ढंग से उसको डिलिमिट कर दिया गया, और हम कहें तो बड़ा एरिया जो है वो कवर किया जा रहा है डिमार्केशन में, और इंटरनल जो है वो किया जा रहा है डिलिमिटेशन में दोस्तों। अब आपने ये पैसेज बिल्कुल आराम से समझ लिया दोस्तों, आई होप कि समझ लिया है। अब देखिए कुछ कंसेप्ट ऐसा आने वाला है, क्योंकि पेपर में भी हमें इसी की जरूरत होती है, पहले मैं उसके ऊपर क्लियर कर देता हूँ। हमारे एग्जाम में क्या होता है दोस्तों, एक कॉम्प्रीहेंशन आता है, कंफर्म आता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। अब कॉम्प्रीहेंशन आने के बाद हमें उसके आंसर भी देने होते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने के बाद फिर आंसर के लिए फिर ऊपर जाते हैं, नीचे देखते हैं। और कुछ लोग इतनी अच्छी ग्रास्पिंग बना लेते हैं दोस्तों, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो बिलीव मी, यूपीएससी के अंदर सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है कि अगर आपको एक बार में पैसेज नहीं क्लियर हुआ, तो आप 2-3 बार जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। और आजकल तो 20 से ज़्यादा कॉम्प्रीहेंशन आते हैं दोस्तों, और हर एक कॉम्प्रीहेंशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो एसएससी में तो कम से कम 4-5 पूछे जाते हैं, बैंकिंग में भी 4-5 पूछे जाते हैं, लेकिन यूपीएससी में तो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इसलिए हमें वो कंसिडर भी करना होता है कि हमारी ग्रास्पिंग स्किल्स कितनी है दोस्तों। चलिए, चलिए, आई होप कि आपने इस पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया। आगे देखते हैं क्या है आपके लिए। अब दोस्तों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं जो आपको ये हेल्प करेंगे कि आपने क्या पैसेज ढंग से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटे से को सेट कर देता हूँ, जिससे आपका क्वेश्चन पढ़ना आसान हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसको इरेज कर देता हूँ, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने कॉपी पेन ले लिया दोस्तों, और जल्दी ही आप इन आंसर्स को अपनी कॉपी में लिखेंगे। देखते हैं आप में से कितनों लोगों का आंसर सही निकलता है दोस्तों। मैं आंसर नहीं दूंगा अभी, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि मेन पर्पस क्या है भूटान के फॉरेन मिनिस्टर टांडी दोरजेई का, जो कि वो चाइना विजिट करने गए। पहला, इकोनॉमिक नेगोशिएशन, कल्चरल एक्सचेंज, थर्ड बाउंड्री टॉक्स, और डी ट्रेड एग्रीमेंट। तो आंसर तो मुझे लगता है आप सबने सोच लिया। अब आप ये मत कहिए कि सर मैं पीछे जाके देखता हूँ। आप तो मोबाइल पे देख सकते हैं, स्क्रीन को रोक के पीछे वाली स्क्रीन पे चले जाएंगे और आप वहां पढ़ लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आपकी ग्रेस्पिंग कहीं ना कहीं वीक थी। कोशिश करिए कि एक ही बार ग्रेस्पिंग स्किल्स को डेवलप करें, ताकि जब आप एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन दें, चाहे एसएससी, चाहे बैंकिंग, चाहे यूपीएससी, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट डेवलप हो। चलिए, आंसर मुझे लगता है आपने सही सोचा होगा, और दैट इज बाउंड्री टॉक्स। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई वाज द विजिट ऑफ भूटान फॉरेन मिनिस्टर चाइना कंसिडर अनप्रेसिडेंटेड। मतलब जो
भूटान के मिनिस्टर के द्वारा वहां पर यात्रा की गई थी, इसे अभूतपूर्व क्यों कहा गया? क्योंकि इससे पहले हुई नहीं थी, ये तो हमें पता ही है। चलिए देखते हैं। भूटान एंड चाइना हैव नेवर हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिफोर। ये बात बिल्कुल सही है, इसको मैं यस कर सकता हूँ। दूसरा कहता है इट वाज द फर्स्ट एवर विजिट बाय भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर, और ये पहली एक यात्रा थी एक भूटानीज फॉरेन मिनिस्टर की, इसको भी यस कहा जा सकता है। बोथ ए एंड बी एंड चाइना रिक्वेस्टेड द विजिट, चाइना से रिक्वेस्ट करी थी, ये तो हुआ नहीं होगा, बड़ा देश छोटे देश को तो कहेगा नहीं। हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है इस केस में तो नहीं था। तो दोस्तों इसका मतलब जब ए और बी दोनों है तो मेरा राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? बोथ ए एंड बी। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अभी क्वेश्चन भी आसान है, धीरे धीरे हम इसको टफ करेंगे। What did the joint statement suggest about the outcome of the talks? वो कहता है कि ज्वाइंट स्टेटमेंट क्या सजेस्ट करती है कि इस टॉक से क्या आउटकम आया, मतलब रिजल्ट क्या आया दोस्तों। पहला ऑप्शन कहता है द टॉक्स वर अनप्रोडक्टिव। भाई टॉक्स तो अनप्रोडक्टिव थे, कुछ निकला ही नहीं। बोथ कंट्रीज एग्री ऑन सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, और दोनों कंट्रीज बात पे सहमत हैं कि एक प्रोग्रेस चल रही है उनकी टॉक्स में। भूटान विड्रू फ्रॉम द टॉक्स, और भूटान ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। और चाइना डोमिनेटेड द नेगोशिएशन, और चाइना ने नेगोशिएशन को डोमिनेट किया। तो हमें आंसर तो क्लियर हो गया दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए? अब बात तो नहीं कर पाएंगे अभी हम। चलिए राइट आंसर इज बी। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइंड बाय बोथ कंट्रीज? भाई दोनों, उसका उद्देश्य क्या था? जो एग्रीमेंट कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहयोग करने की बात की गई दोनों कंट्री के द्वारा, उसमें उद्देश्य क्या था? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, और हमें पता है कि कल्चरल एक्सचेंज का प्रोग्राम पे डिस्कस तो नहीं था। सेकंड, आउटलाइनिंग द फंक्शनिंग ऑफ ए न्यू जॉइंट टेक्निकल टीम फॉर बाउंड्री डिलिमिटेशन। भाई सबसे पहले तो बाउंड्री डिलिमिटेशन करना और डिमार्केशन करना, ये वाला इशू था। ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन भूटान एंड चाइना, ये भी हो सकता है फ्यूचर में, ये भी हो सकता है। और फोर्थ, पॉलिटिकल अलायंस फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। तो राइट आंसर हमें मिल गया दोस्तों, हमारा राइट आंसर हो गया बी दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये कंसर्न क्लियर हुआ होगा कि कितनी जल्दी हम अपनी ग्रेस्पिंग पावर में काम कर रहे हैं। सो दोस्तों टारगेट यही है कि हम कितने अच्छे कंसेप्ट को हम क्लियर कर पाते हैं और कितनी जल्दी हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो दोस्तों ये एक टेक्निक है जो जनरली यूज नहीं की जाती है यूट्यूबर्स द्वारा। सब लोग सिर्फ वोकैब पढ़ाने फोकस करते हैं। आई विश कि हम बहुत सारी अप्रोच के साथ काम करते हैं। जैसे मेरे पिछले सेशंस को देखेंगे तो मैंने जीएस पे भी बहुत काम किया, अभी एक इंग्लिश पे भी काम कर रहा हूँ। थोड़ा और टाइम मिलेगा तो मैं दोनों को भी लेके आऊंगा दोस्तों। लेकिन आई विश कि सेशन ऐसे हो जिसपे स्टूडेंट को टाइम मिल सके। चलिए दोस्तों आगे चलते। चलिए दोस्तों, अच्छा ये आंसर आ गया आपके लिए। चलिए दोस्तों करते हैं आगे स्टार्ट। चलिए अगला पैसेज जो आता है उसको समझते हैं। वो कहता है इन द टॉक्स, जब दोरजी जी से टॉक हुई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की, और उनकी तरफ से कौन थे? यांग ली। कॉल्ड फॉर बोथ साइड टू सून एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन एंड टू कंक्लूड, मतलब हिंदी में डिस्कस करते हैं कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यांग ली कॉल्ड फॉर, कॉल्ड का मतलब क्या पहले उसको समझ लेते हैं। कॉल फॉर, अच्छा गलती से एक एल एक्स्ट्रा आ गया। कॉल फॉर का मीनिंग देखिएगा, किसी चीज की जरूरत। दूसरा, किसी को पब्लिकली कुछ मांगना, रिक्वेस्ट करना। और टू आस्क समवन टू डू समथिंग, भाई कुछ करने के लिए कुछ कहना। और टू नीड और डिजर्व अ पर्टिकुलर एक्शन और क्वालिटी। तो हमारा यहाँ पर क्या मीनिंग हो जाएगा? कॉल्ड फॉर बोथ साइड टू सून एस्टेब्लिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? टू आस्क समवन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए किसी को कुछ कहना। तो कहता है कॉल्ड फॉर, मिस्टर डॉर्जी और चाइनीज मिनिस्टर यांग कॉल्ड फॉर बोथ साइड टू स्टूल, दोनों को बात की गई, बुलाया गया कि भैया आप इसके ऊपर बात करें, एक एक्शन लें। फॉर बोथ साइड टू सून एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन, एक डिप्लोमेटिक राजनीतिक संबंध डेवलप हो। एंड टू कंक्लूड, और कंक्लूड करें, निष्कर्ष पे पहुंचे, देयर बाउंड्री नेगोशिएशन, बाउंड्री नेगोशिएशन करें। वो कह रहा है कि ये वाला पहाड़ हमारी तरफ आता है, ये वाली नदी हमारी तरफ आती है, तो इसके ऊपर नेगोशिएशन करें। वो कुछ कुछ आप यस करें, कुछ वो नो करें, कुछ आप नो करें, कुछ वो यस करें। इस तरह से जो नेगोशिएशन है उस पे बाउंड्री पे एक सहमति हो जाए, ताकि एक लाइन खिंच जाए, एक फेंस हो जाए, ताकि पता चल जाए कि ये एरिया आपका है, ये एरिया हमारा है। क्योंकि इसके ऊपर अभी भी कई बार इशू हो जाता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये हमेशा इशू जाता है। चलिए, और ये सच है इंडिया के लिए, गिवन इट्स स्पेशल रिलेशनशिप। गिवन, अब देखिए आप कहेंगे सर गिवन तो हमने पढ़ा है
कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है गिव गिव गिवन, दिया दिया गया दिया गया। लेकिन यहाँ पर गिवन जो है दोस्तों एक वो प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, जिसका हिंदी मतलब तो है भाई, शायद हिंदी थोड़ी हो सकता है गड़बड़ हो जाए, के मद्देनजर, कंसिडरिंग दैट। गिवन का एक और मतलब होता है के मद्देनजर या देखते हुए। जैसे मैंने एक एग्जांपल देता हूँ, उसकी एज को देखते हुए बहुत मैच्योर है, तो मैं क्या कहूंगा, गिवन हिज एज ही इज क्वाइट मैच्योर। मतलब उसकी एज तो अभी 12 साल है, लेकिन उसकी जो आइडिया है, नॉलेज है, वो 20 साल के लड़के का। तो मैं क्या कहूंगा, गिवन हिज एज। तो गिवन का मतलब के मद्देनजर। तो यहाँ पर भी वही यही कह रहा है, गिवन इट स्पेशल रिलेशनशिप विद भूटान, भूटान के ऊपर मतलब उनका जो रिलेशनशिप है उसको कंसिडर करते हुए, हैज बीन वेरी वेरी, बहुत वेरी हो गए, बहुत सतर्क रहे हैं। इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि ये सच है कि इंडिया उस भूटान के साथ जो रिश्ते को कंसिडर करते हुए हैज बीन वेरी वेरी अबाउट द पॉसिबिलिटी, और वो बहुत सतर्क है उस उम्मीद से, उस संभावना से, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो एक राजनीतिक संबंध एस्टेब्लिश किए गए हैं, एंड द साइनिंग ऑफ ए बाउंड्री एग्रीमेंट। तो भारत इस वाले इशू से काफी सतर्क है, लेकिन वो क्या कह रहा है, स्पेशल रिलेशनशिप भूटान, भूटान के रिश्ते को कंसिडर करते हुए भी ये दो बातें वो कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो थोड़ा सा कंसर्न दिखाई दे रहा है कि इंडिया सतर्क है। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए, और दूसरा वर्ड जो अभी आपने पढ़ ही लिया यहाँ पर, वेरी, जिसका मतलब था कॉशियस ऑफ डेंजर, किसी सतर्क के लिए, मतलब किसी खतरे के लिए सावधान रहना, और केयरफुली वॉचिंग एंड गार्डिंग अगेंस्ट डिसेप्शन, मतलब बिल्कुल सावधान ही रहना, और सस्पिशियसली प्रूडेंट, मतलब सस्पिशियस शक से देखना, उसके बारे में शक से उसके ऊपर प्रूडेंट रहना, विश्वास करना, नजरअंदाज करना, इस ढंग से सोचना। चलिए दोस्तों, तो ये था एक छोटा सा कंसर्न, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए, एक्चुअल में बार बार हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि टॉक या टॉक्स। तो दोस्तों इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा स्टडी किया और मुझे समझ में आया कि मैंने कहा चलो आप सबको भी डिस्कस करने की जरूरत है। तो टॉक कहता है कि एक वो नाउन है और एक वो कन्वर्सेशन की बात करता है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, तीन चार पांच भी हो सकते हैं। जैसे द टॉक बिटवीन द टू लीडर्स लास्टेड फॉर सेवरल आवर्स, दो नेताओं के बीच में जो बातचीत थी वो कई घंटों तक चली। लास्टेड, लास्टेड यहाँ पर एक वर्ब के रूप में यूज किया गया। और दूसरा पढ़ते हैं, अब हम टॉक्स की बात करते हैं। टॉक्स भी नाउन है और ये भी नाउन है, दोनों में फर्क समझिएगा, क्योंकि वो जो एरर था हैज और हैव वाला, वो इसी से कंसर्न था दोस्तों। चलिए, वो कहता है ये भी एक नाउन है, ये कन्वर्सेशन और डिस्कशन कहता है लोगों के बीच में, लेकिन ये हमेशा बताता है सीरीज ऑफ डिस्कशंस। ये एक बहुत सारी सीरीज, मतलब एक बात नहीं हो रही, 4 6 10 15 बातें हो रही। जब आप देख रहे हैं कि भूटान और चाइना के मिनिस्टर आपस में मिल रहे हैं, तो वो सिर्फ एक बात के लिए नहीं गए, कई इश्यूज पे बात होंगी, इसलिए उसने उसको टॉक्स वर्ड यूज किया। दैट ओकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। चलिए, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है एक और एग्जांपल अगर मिल जाता तो मिल गया। देखिए, द पीस टॉक्स बिटवीन किस किस के बीच में, दो कंट्रीज, लेकिन उसके लिए उसने वर्ब कौन सी लगाई है, हैव बीन गोइंग, हैज बीन गोइंग नहीं लगाया दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा कंसर्न, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। बट बोथ दोज आउटकम इंक्रीजली अपीयर इनएविटेबल, लेकिन वो जो दोनों की आउटकम है, दोज आउटकम जो बाहर आई हैं, दो बातें बाहर आई हैं, एक तो उनके राजनीतिक संबंध, और जो बाउंड्री पर डिस्कशन है, दो चीजें हुई, इसलिए उसने बोथ दोज आउटकम, दो रिजल्ट निकले हैं। वो कहता है इंक्रीजिंगली अपीयर इनएविटेबल, वो लगता है कि ये होके ही रहना था। इनएविटेबल का मतलब जो होके रहा, मतलब होके ही रहेगा। ओनली दिस मंथ द भूटानीज प्राइम मिनिस्टर इन एन इंटरव्यू दिस पेपर, और इसी पेपर, इसी इशू से संबंधित उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया, दैट द टू कंट्रीज वर इंचिंग टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ 3 स्टेप रोड मैप। वो कह रहा है कि उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया कि दोनों कंट्रीज जो हैं इंचिंग टुवर्ड्स, मतलब आगे बढ़ने को कहते हैं। इंच वैसे तो हमें मालूम है एक मेजरमेंट होता है। वो कह रहे हैं अब जो, हाँ उसने एज ए वर्ब यूज किया, देखिए वर्ब के बाद आईएनजी लगाया गया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द कंप्लीशन, मतलब किसी चीज को कंप्लीट करते हुए, कंप्लीट करने के लिए, ऑफ अ 3 स्टेप रोड मैप, मतलब एक जो रोड मैप बनाया गया जिसके 3 स्टेप है, मतलब पहला पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इस ढंग से आप कह सकते हैं। ऑन बाउंड्री डिलिनेशन एंड डिमार्केशन, तो एक तो डिलिनेशन और डिमार्केशन पे जो रोड मैप बनाया गया है कि बाउंड्री भी खींचनी है, और ये भी डिसाइड करना है कि कहाँ पर कौन सी एक्टिविटी होगी, कहाँ तक कितनी लाइन होगी, क्या करना होगा। चलिए, ही asserted, उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया दैट नो एग्रीमेंट विद चाइना वुड इन एनी वे
ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, देखिएगा मैं आपको क्लियर करता हूँ। उन्होंने जोर दिया कि कोई भी समझौता जो है विद चाइना वुड, अब देखिए वुड के बाद उन्होंने यहाँ पर वर्ब यूज किया और ये बीच में एक फ्रेज डाल दिया और ये काम कर रहा है एडवर्ब का। तो दोस्तों ये हमारे खासकर यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए था कि आप अपने सेंटेंस का वजन कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये एक तरीका था जहाँ उसने वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में एक एडवर्ब को यूज किया। चलिए आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि उन्होंने कहा कि जोर दे के कहा कि कोई भी ऐसा समझौता नहीं होगा चाइना के साथ जो हमारे इंडिया के इंटरेस्ट को मतलब डिस्टर्ब करे या उसमें कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे। चलिए दोस्तों आई होप कि ये लाइन क्लियर हो गई। अब इससे रिलेटेड एक एरर भी दे दिया मैंने और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास 10 सेकंड है दोस्तों और आप इसका आंसर जल्दी जल्दी दे देंगे दोस्तों। चलिए मैंने आपको 10 सेकंड दिए हैं, आप उसको जरूर यूटिलाइज करिए। मैं बिल्कुल साइड में हूँ क्योंकि चलिए दोस्तों मिल गया कहीं पर कुछ। चलिए दोस्तों देखते हैं। मैं डायरेक्ट उसी पे आता दोस्तों क्योंकि टाइम वेस्ट करने का मूड नहीं है और टाइम भी कम है। चलिए तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया थ्री स्टेप्स और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थ्री स्टेप। अब देखिए देखने में क्या लग रहा था, आप कहेंगे यस एरर तो समझ में आ गया सर लेकिन हम सोच नहीं पाए। अब पेपर में क्या होता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ राज, राज लेते हैं कि राज जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड है। राज 20 साल का है तो 20 ईयर्स ओल्ड हो गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज ने जो है 4 साल की डिप्लोमा की है या डिग्री ली है यूनिवर्सिटी से, तो फिर मैं वहां पर क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 4 ईयर डिप्लोमा या ड्यू या डिग्री कुछ भी कह लीजिए। तो मैंने बीच में हाइफन लगाया और ईयर लगा दिया दोस्तों, मैंने एस नहीं लगाया। आप इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये स्टैटिक है, ये 4 साल का ही डिप्लोमा रहेगा। ऐसी वो जो रोड मैप बनाया गया वो 3 चरण का ही बनाया गया, वो ऐसा नहीं है कि कभी बढ़ जाएगा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एरर था जो आपका नाउन से रिलेटेड था। आई होप कि कंसेप्ट क्लियर होगा। इसी ढंग से हम आगे भी और भी पढ़ेंगे दोस्तों। अगली स्क्रीन पर आते हैं दोस्तों। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करता है। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों ताकि आपको बहुत कुछ मिलता रहे दोस्तों। हाँ चैनल नया है ये मैं जरूर कहता हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट किया गया 3 महीने पहले। चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करते हैं। बट दो ये हमेशा लाइन पढ़ ली है, यस वही लाइन है, तो वो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है उसको समझ लेते हैं। वो कहता है कि इनएविटेबल क्या होता है, उसी वर्ड के ऊपर हम डिस्कस करते हैं जो हमारे यहाँ पर आया था वर्ड इनएविटेबल, यहाँ पर कहीं पर था वो या। चलिए दोस्तों अब उसके कुछ मीनिंग समझ लेते हैं। वो कहता है सर्टेन, इसका मीनिंग है मतलब निश्चित होके ही रहेगा। अनअवॉइड, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता जो जरूरी भी है। इरिजिस्टिबल, जिसको रोका नहीं जा सकता। इमिनेंट, जो होता ही है। द स्टॉर्म अराइवल वाज इमिनेंट, इट वाज अबाउट टू हैपन सून, मतलब होने ही वाला था। इमिनेंट जो होता ही है दोस्तों। तो ये आपको 5 इसके साइनों मिल गए दोस्तों, इसी पर डिस्कस किया गया, ज़्यादा और कुछ नहीं किया गया। बाकी हमें क्लियर है दोस्तों। आगे स्क्रीन पे चलते हैं दोस्तों। ये आपका वो वर्ड आ गया जिसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों, डीलिमिटेशन और डीमार्केशन। चलिए दोस्तों इसको छोड़ा भी नहीं जा सकता था क्योंकि पैसेज का पूरा बेस ही यही था दोस्तों। अब वो कहता है कि द एक्शन ऑफ accurately describing or indicating the precise boundaries or limits of something। आपने एक प्रिसाइज बाउंड्रीज बना ली कि इतनी इतनी बाउंड्रीज हैं, इस चीज की इतनी है, इस चीज की इतनी है दोस्तों। चलिए अब वो कहता है डिमार्केशन, जो कहता है प्रोसेस ऑफ सेटिंग द बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ स्पेसिफिक एरिया और जुरिस्डिक्शन। इतना कानूनी क्षेत्र है इसका नहीं है, इसके लिए भी हम वर्ड क्या यूज करते हैं, डिमार्केशन। चलिए अब वो समझाने की कोशिश करता है delimitation similar to the demarcation, it refers to the process of fixing the limits or boundaries of something। क्लियर हो गया। अब वो कहता है कि ये भी डिमार्केशन की तरह है डिलिमिटेशन। ये कहता है फिक्सिंग द लिमिट, मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि आप राम लक्ष्मण जी ने जो सीता जी के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, दैट इज कॉल्ड, आप क्या कहेंगे कौन सी लक्ष्मण रेखा हो गई, डिमार्केशन या डिलिनेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाए दोस्तों, वो डिलिनेशन हो गया दोस्तों। ये बाउंड्री थी, तो ये है तो लाइन, दोनों तरफ लाइन ही खींची जा रही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क यह है कि वो ब्रॉड सेंस में है, ये थोड़ा सा एक इंटरनल सेंस में है दोस्तों। चलिए दोस्तों आई होप कि आप इसको क्लियर कर देंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मुझे लगता है ये पैसेज दोबारा से आ गया है।
हाँ, ये लाइन दोबारा से रिपीट हो गई है, आगे देखते हैं। चलिए, अब फिर हम इस पूरे आगे पैसेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये स्टार्टिंग का आ गया क्या शायद? यस, ये था दोस्तों। चलिए, यहाँ देखते हैं दोस्तों। अब वो यहाँ क्या कहने की कोशिश करता है, गिवन भूटान यूनिट डिपेंडेंस ऑन इंडिया। मतलब कहता है भूटान के ऊपर वही कंसिडर करते हुए, गिवन आ गया ना, कंसिडर करते हुए भूटान पे जो हमारी एक डिपेंडेंस है, यूनिक डिपेंडेंस है ऑन इंडिया, भूटान हमारे पर डिपेंडेंट रहता है। देयर इज लिटिल डाउट, कोई इसमें संदेह नहीं है। वही आपने अगर सीखा हो, लिटल आ लिटल दा लिटल, तो वो आर्टिकल के 3 पार्ट हैं। लिटल का मतलब ना के बराबर, आ लिटल का मतलब थोड़ा सा, और दा लिटल का मतलब थोड़ा लेकिन सारा। तो लिटल मतलब वो यहाँ पर कह रहे हैं ना के बराबर। सो देयर इज लिटिल डाउट, मतलब ना के बराबर संदेह है, दैट इट विल हैव टेकन न्यू दिल्ली ऑन बोर्ड, कि इन्होंने दिल्ली को बोर्ड पे नहीं लिया होगा, इन इट्स एफर्ट्स, अपने एफर्ट्स में, टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद चाइना, जब अपने ये चाइना के साथ रिलेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। मतलब ये उम्मीद है कि दिल्ली मान रहा है, दिल्ली का मतलब न्यू दिल्ली मान रहा है, मतलब इंडिया मान रहा है कि एक तो भूटान हमारे पर डिपेंडेंट रहता है, तो वो कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा, संदेह नहीं है उनके ऊपर कि वो जब अपने चाइना के साथ रिलेशन डेवलप कर रहे हैं तो वहां पर वो हमें इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत अच्छा वर्ड यूज किया देखिएगा, ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब इंक्लूड करना। इन इट्स एफर्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद चाइना, इन रिटर्न, अब रिटर्न में क्या है, गारंटिंग इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रेडलाइंस। ये बहुत अच्छी लाइन है। अब पहले यहाँ पर एक वर्ड देखते हैं जो हमें यहाँ दिया गया है, वो दिया गया है टू नॉर्मलाइज रिलेशन। नॉर्मलाइज रिलेशन को समझने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इन रिटर्न गारंटिंग इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड रेड लाइंस। भाई एक तो इंडिया की सिक्योरिटी इंटरेस्ट की गारंटी होनी चाहिए, मतलब विश्वास होना चाहिए। एंड रेड लाइंस, रेड लाइंस का मतलब यहाँ पर लाल लाइनें जो हैं, ये रेड लाइंस को जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पर, वो हमेशा एक डाउट के सेंस में यूज करेंगे, संदेह के सेंस में। अब यहाँ पर वो रेड लाइंस जो है, मतलब जिनके ऊपर हमें टिप्पणी करनी है, रेड लाइंस पे ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसी जो आशंकाएं हैं, ये अच्छा वर्ड रहेगा, आशंकाएं जो हैं या डाउट जो हैं, उनको हम रेड लाइन से डिनोट कर रहे हैं दोस्तों। चलिए, वन सच रेड लाइन मतलब एक संदेह, वही एक डाउट जो है, आशंका जो है, रेड लाइन विल इन्वॉल्व कीपिंग चाइना अवे। एक संदेह जो हमेशा ही रहता है, रहेगा कि चाइना को दूर रखना फ्रॉम सदर्न डोकलम रिजिस। अब सदर्न डोकलम वहां पर एक जगह है, उसकी रिजिस जो चोटियां बनी हुई, छोटे छोटे पहाड़ बने हुए हैं, उनसे दूर रखना। दैट ओवरलुक इंडिया सिलीगुड़ी बॉर्डर, जो हमारे जो सिलीगुड़ी, जो हमारा जो बॉर्डर के पास जो हमारी जगह है, उसके कॉरिडोर, उसका कॉरिडोर मतलब उसका जो प्रीमाइसिस है, उसको ओवरलुक करना, उसको इग्नोर करना। इवन एज बीजिंग एंड थिम्पू। अब देखिए, वही मैंने कहा ना कि चाइना की बात कर रहा है तो बीजिंग की बात कर रहा है, भूटान की बात कर रहा है तो थिम्पू की बात कर रहा है। कहता है बीजिंग और थिम्पू कंसीडर अ स्वैप। अब वो कहता है कि बीजिंग और थिम्पू जो है कंसीडर कर रहे हैं, सोचते हैं स्वैप, स्वैप समझते हैं ना, आप इधर का रख लो, मैं आपका वाला रख लेता हूँ, इस तरह का स्वैपिंग की बात, अदला बदली कहें तो, बिटवीन टेरिटरीज इन द वैलीज। वो कह रहे हैं कि कुछ एरिया का जो तुम्हारे पास है वो चाइना को दे दो, चाइना वाला जो है वो भूटान के पास चला जाए। तो ये, अब वो कुछ ऐसा एरिया हो सकता है जो भूटान के पास हो, जिससे हम थोड़ा सा बिल्कुल फ्री रहते हैं कि हाँ वहां से कोई युद्ध नहीं होगा, कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर वो स्वैपिंग हो जाती है, मान लीजिए कि हम कहते हैं कि 50 किलोमीटर के एरिया में, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, 50 किलोमीटर के एरिया जो है वो, जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो किसके पास है, भूटान के पास है। और वो कहता है वो स्वैपिंग कर लेते हैं, वो उस 50 किलोमीटर के एरिया में चाइना आ जाता है। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी दोस्त। और वो जो है वो कहाँ पर खास कर आ रहा है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो हमारा सदर्न डोकलाम की जो रीजिस है, उसके वाला जो एरिया है, इन द वैलीज ऑफ द नॉर्थ, और नॉर्थ की वैली की तरफ की बात कर रहा है, वेयर भूटान इज कमिंग अंडर इंटेंस चाइनीज प्रेशर। और ये भी क्लियर है कि जहां पर भूटान जो है वो चाइना के प्रेशर में भी अंडर आ गया है, इज कमिंग अंडर। और इसलिए हमारे को वो जो संदेह है उसके ऊपर बात हो रही है। एंड ऑन द डोकलाम प्लेट्यू इन द वेस्ट, और जो डोकलाम के प्लेट्यू, आपने सुना होगा ज्योग्राफी वर्ड, पठार होते हैं। अब इस पे अभी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा टाइम कम है दोस्तों, और सेशन भी बहुत बड़ा है। चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पर दो एरर दे दिए दोस्तों, ये एरर नंबर 1 है और ये एरर नंबर 2 है। समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, क्या एरर मिलता है। पहली लाइन जो है वो यहीं से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक गई है, रेड लाइन्स तक गई है।
तो पहला एरर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक का है। अगर आप ढूंढ पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप समझने की कोशिश करिएगा, पेपर में इस तरह की एरर ही डेवलप किए जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो यूपीएससी हो दोस्तों, यही हमारा टारगेट भी रहेगा। चलिए दोस्तों देखते हैं, चलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका। यहाँ पर अब मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है ऑलरेडी, टू नॉर्मलाइज रिलेशन। तो कंसेप्ट तो क्लियर हो गया दोस्तों, नॉर्मलाइज रिलेशन। भाई वो कह रहे हैं इनके एफर्ट जो है रिलेशन को नॉर्मलाइज करना, मतलब आपस में ज़्यादा अब नॉर्मल ना हो, नॉर्मलाइज कर लें। अब यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर टू नॉर्मल कर दिया, तो हमें याद आया नॉर्मल तो वर्ब ही नहीं है, और वर्ब नहीं है तो ये टू क्या काम कर रहा है, टू नॉर्मल द रिलेशन तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमें इसको वर्ब में कन्वर्ट करना होगा, टू नॉर्मलाइज करना होगा दोस्तों। तो ये नाउन टू वर्ब वाला एरर था, जिसको हमें नाउन टू वर्ब की तरफ ले जाना था। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी हमने इसके जो सेकंड पार्ट है, वन से जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, वो उसको देख लेते हैं दोस्तों। अगर आप ढूंढ पाएंगे तो अच्छी बात है, फटाफट पढ़ के देखिए। वन सच रेड लाइन विल इन्वॉल्व कीपिंग चाइना अवे फ्रॉम सदर्न डोकलाम ridges that overlook India's Siliguri corridor, even as Beijing and Thimphu consider a swap between territory in the Valley of North, where Bhutan is coming under intense Chinese pressure, and on the Doklam Plateau in the west. क्या आपको समझ में आया कि कहीं एरर हुआ या नहीं हुआ, उसको समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आई होप कि इस बार आप आंसर जरूर देंगे, कोशिश करिएगा दोस्तों। करिए करिए, कोशिश करिए। मिला दोस्तों, बहुत छोटा सा एरर है, अगर आप ढूंढ पाए चलिए कोई बात नहीं। इस बार फिर मैंने आपको जो एरर दिया दोस्तों, वो आर्टिकल्स बेस पर था दोस्तों, उसको समझते हैं। ये देखिए द नॉर्थ, और यहाँ पर मैंने दिया सिर्फ नॉर्थ। तो हमें मालूम है कि हमारा एक एडजेक्टिव का रूल भी होता है कि हर एक डायरेक्शन से पहले हम दा लगाते हैं, चाहे वो ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे साउथ वेस्ट हो। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये एक कंसर्न था दोस्तों, छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप कि इसी तरह से आपको एक एरर जो है वो याद होने लगेंगे, आपकी एक सोच जो है वो पॉजिटिव होने लगेगी दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी कुछ शायद एरर ही आए हैं आपके लिए, क्योंकि रेड जो कलर आ रहा है वो एरर का ही आ रहा है दोस्तों, जिससे आपके लिए जो कंसेप्ट है वो और इजी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आज सेकंड लाइन, अब वो कहता है दूसरी जो दूसरा जो क्या बोलते हैं संदेह या आशंका, वो दूसरा जो डाउट है वो ये है कि विल लाइकली इन्वॉल्व थिम्पू गोइंग स्लो। और वो दूसरा संदेह मतलब आशंका जो है, संदेह जो है, कि वो ये उम्मीद कर रहे हैं लाइकली इन्वॉल्व थिम्पू गोइंग स्लो, कि थिम्पू जो है मतलब जो भूटान है, हम भूटानी मान लेते हैं, विल इन्वॉल्व थिम्पू गोइंग स्लो, जाते हुए ऑन नॉर्मलाइजिंग टाइज। किसके ऊपर स्लो होगा, जो संबंध जोड़ने, ये नहीं कि आज गए हालो करी और भले ये करो वो करो, ऐसा नहीं करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो। क्योंकि एक साथ प्रोग्रेस होगी तो उसका नुकसान, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके उनका जो चाइना का प्लान कुछ और है। ऑन नॉर्मलाइजिंग टाइज, धीरे धीरे ये संबंध बने, एंड ओपनिंग इटसेल्फ, और अपने आप को वो ओपन करे धीरे धीरे। अब इटसेल्फ किसके लिए आया, थिम्पू के लिए आया, मतलब भूटान के लिए आया। एंड ओपनिंग इटसेल्फ अप टू ए परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, और वो जो अपने आप को ओपन करे एक परमानेंट चाइनीज डिप्लोमेटिक प्रेजेंस के लिए, मतलब दोनों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रेशियो, जो प्रेजेंस बने, वो धीरे धीरे ओपन हो दोस्तों। एक तो नॉर्मलाइजिंग टाइज हो, दूसरा और सॉरी स्लो हो, संबंध जोड़ना, और अपने आप को ओपन करना। जैसे मान लीजिए कि आप एक आपका एक दुश्मन है, ठीक है, ए बी सी, ए और सी आपस में दुश्मन है, और बी जो है सी से दोस्ती कर रहा है, बी आपका दोस्त है। तो आप क्या चाहते हैं कि एक साथ उसके साथ ना मिल जाए, क्योंकि दुश्मन दूसरे को भी दुश्मन ही बना लेता है फिर। तो वो कहता है कि एक तो रिलेशन जो है वो एक साथ एकदम मतलब गहरे ना हो जाएं, उनको थोड़ा स्लो चले। और दूसरा इशू वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अपने आप को जल्दी ओपन ना कर दे, क्योंकि जल्दी ओपन करने से हमारे सीक्रेट उधर जल्दी चले जाते हैं। चलिए, वाइल कंटिन्यूइंग विद बॉर्डर टॉक्स, जब वो बॉर्डर टॉक्स की बात हो रही है, इन दो इश्यूज पे कंसिडर करने की जरूरत है। द क्वेश्चन नाउ फेसिंग न्यू दिल्ली, अब जो न्यू दिल्ली का मतलब हमारी पार्लियामेंट, वो फेस कर रही है क्वेश्चन, इज हाउ बेस्ट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। ये बड़ा खतरनाक लाइन बोली उसने। मतलब जो क्वेश्चन हम फेस कर रहे हैं, न्यू दिल्ली जो फेस कर रही है, कि ये हाउ कितना अच्छा तरीका हो सकता है इस इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का। मतलब वो दोनों देश आपस में जुड़ रहे हैं,
उसका एक नुकसान भी हमें नजर आ सकता है फ्यूचर में दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो ये कंसेप्ट था। अब इसके ऊपर 2 एरर दिए गए हैं और एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप भी ढूंढेंगे तो अच्छा लगेगा दोस्तों। बस थोड़ी सी स्पीड बना के रखिए दोस्तों। A second line will likely involve थिम्पू, मैं ये वाली लाइन पढ़ रहा हूँ दोस्तों यहाँ से। A second line will likely involve थिम्पू going slow, normalizing and open itself। आप ढूंढे कहीं पर मिल रहा है। While continue reporter talk, the question now facing New Delhi is how best। चलिए, मुझे लगता है ढूंढ लिया होगा इस बार आपने। पहला ध्यान तो गया होगा नॉर्मलाइजिंग की तरफ कि सर ने दोबारा नॉर्मल तो नहीं लिख दिया। चलिए, मैंने वो तो नहीं किया। और देखिए कहीं पर कुछ मिला है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब थी, ये मेरी वर्ब थी, और लाइकली तो एक एडवर्ब था जो समझ में आ गया हो दोस्तों। थिम्पू गोइंग स्लो। अब वो यहाँ पर गोइंग स्लो जाते हुए, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया। अब ये एरर मैंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था। गोइंग स्लो, बस मेरी आज वॉइस थोड़ी साफ नहीं है, उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा प्लीज। गोइंग स्लो ऑन नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मलाइजिंग जो संधि होनी है उस पर थोड़ा स्लो चलते हुए। अब बीच में आ गया एक कंजंक्शन। अब कंजंक्शन के इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो उधर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। तो यहां पर ये ओपन की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों? ओपनिंग। अब दोनों तरफ आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल चाहिए था, जबकि हमें एंड कंजंक्शन हमने पढ़ा हुआ है, वो ये कहता है कि अगर इधर नाउन है तो उधर भी नाउन होना चाहिए, इधर वर्ब है तो उधर भी वर्ब होना चाहिए, इधर प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो उधर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए दोस्तों। चलिए, आई होप कि कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। दूसरे एरर को देखते हैं दोस्तों, आई होप कि आप भी इसको जल्दी कवर कर पाएंगे। A second line will likely involve Thimphu going slow। वही लाइन आप कहेंगे सर इसमें भी एरर बना दिया। और नॉर्मलाइजिंग टाइज एंड ओपनिंग इट्स, आप कहेंगे सर ओपनिंग तो आगे, चलो ये एरर तो नहीं है। Itself up to a permanent Chinese diplomatic presence while continuing with border talks। The question is now facing New Delhi is how best to protect its interest। फटाफट पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आया ना, चलिए कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई, हमारी जो मेन वर्ब है वो तो ये है। अब ये वाला इस जो है ये तो टेंशन दे रहा है। अब आप कहेंगे सर कितना खतरनाक। अब ये कौन सा एरर था? ये एलिमिनेशन वाला एरर था। चलिए, तो हमारी लाइन में देखें तो क्या है, द क्वेश्चन नाउ फेसिंग न्यू दिल्ली इज, जो क्वेश्चन न्यू दिल्ली फेस कर रही है वो है हाउ बेस्ट। तो दोस्तों, ये हमने यहाँ पर एक जबरदस्ती एक इसको ऐड कर दिया था, जो मुझे लगता है कि हमारे लिए सुपर फ्लैश है, जिसकी जरूरत नहीं थी दोस्तों। तो ये सुपर फ्लैश एग्जाम्पल था हमारे लिए। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अब 2 वर्ड आए हैं दोस्तों हमारे पास, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहला वर्ड जो हमारे सामने आसान सा है, एक्विसेंस। वो कहता है ये भी एक नाउन है। वो कहता है ये एक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग, कॉम्प्लाइंग और सबमिटिंग टू समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब बिना किसी मतलब रुकावट के किसी चीज का पास हो जाना, मान लेना। डिस्पाइट ए स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट विद द डिसीजन ही नॉडेड इन एक्विसेंस। मतलब उसके स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट, मतलब वो मना भी कर रहा था लेकिन फिर भी उसने एक्विसेंस में मतलब हामी भर दी, मतलब उसकी सहमति में हामी भर दी। और दूसरा वर्ड है स्टैंड ऑफ, ये भी एक नाउन है। ये दोनों वर्ड हैं। वो कहते हैं कि रेफर्स टू सिचुएशन जिसमें दो जो पार्टियां हैं या इंडिविजुअल्स हैं वो आपस में कन्फ्लिक्ट पर हैं, कन्फ्रंटेशन में, मतलब दोनों में मतभेद है दोस्तों। तो ये स्टैंड ऑफ जो है मतभेद, और एक्विसेंस मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस। चलिए दोस्तों, ये 2 वर्ड हमारे डन होते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है वो। अब वो यहाँ कहने की कोशिश करता है कि एक लेसन जो हमने इस क्राइसिस से सीखा, दैट वाज थ्रस्ट अपॉन थिम्पू इन 2017, कि जो थिम्पू के ऊपर 2017 में प्रेशर डाला गया ड्यूरिंग द इंडिया चाइना डोकलाम स्टैंड ऑफ, जिसमें इंडिया चाइना डोकलाम स्टैंड ऑफ था, जहां पर दोनों अगेंस्ट थे। इज दैट इंडिया इंटरेस्ट आर बेटर सर्व, कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है वो सर्व किए जाएंगे किसके द्वारा? भूटान ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मतलब उसको भी इंक्लूड किया गया, मतलब भूटान के द्वारा उस पर अच्छा काम किया जाएगा। एंड अलाइनिंग स्ट्रेटेजी रेदर देन, और एक संधि जो की जाएंगी, स्ट्रेटेजी जो है मतलब रणनीतियां जो है उनको अलाइन किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। रेदर देन बाय एक्सपेक्टिंग एक्विसेंस, की बजाय कि वो एकदम हाँ में हाँ भर देंगे। फ्रॉम ए सोवर नेशन, एक मजबूत देश जो है, दैट विल अंडरस्टैंडली परस्यू इट्स ओन, और वो सबसे पहले अपने भले के बारे में ही सोचेगा। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर अब एक एरर दिया गया, उसको देखते हैं। वन लेसन फ्रॉम द क्राइसिस दैट वाज थर्स्ट अपॉन
Thimphu in 2007 during the India-China Doklam standoff is that India interest is better. बस देखिए यहाँ पर कंसेप्ट आ गया छोटा सा, ज़्यादा टाइम नहीं लिखूंगा आपका। यहाँ इंटरेस्ट दिया गया था, यहाँ भी इंटरेस्ट दिया गया था, ये छोटा सा वर्ब का एरर था। तो दोस्तों इंटरेस्ट प्लूरल था, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हमारी वर्ब हो गई आर दोस्तों, मैंने आपको इस दे दिया था, ये एक एरर डेवलप किया गया था। छोटे छोटे एरर डेवलप किए गए थे दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अब आपसे विदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। और एक मिनट दोस्तों, और एक छोटा सा एक अप्रोच आपके साथ जरूर रहेगी कि आप हमारा एक दोस्तों एक ऐप है जिसका नाम सीईटी है, जो आपको इसके लिंक में मिल जाएगा दोस्तों। उसे जरूर प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और काफ़ी कुछ सेशन है उसमें आपको हेल्पफुल होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद।